सीएम योगी महाकुंभ के बाद कूड़ा उठाते दिखे तो अखिलेश यादव ने लपक लिया मौका, सामने रख दी ये 6 मांगे। प्रयागराज में 45 दिन बाद महाकुंभ 2025 संपन्न हुआ, जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस आयोजन की सराहना करते हुए पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने योगी सरकार की प्रशंसा की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी की सफाई करते तस्वीर साझा कर तंज कसा। पहले कहते थे गंदगी नहीं, अब ये कूड़ा कहां से आया। उन्होंने सरकार से महाकुंभ से हुई आय का उपयोग जनहित में करने की मांग की। साथ ही मृतकों और लापता लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की अपील भी की। 5 लाख का बीमा, समान वेतन और साथ बैठकर खाना खाया। सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे महाकुंभ के स्वच्छता कर्मी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 10,000 रुपए का बोनस और न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से स्वच्छता कर्मी बेहद खुश हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इसके अलावा हर स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सम्मान स्वरूप उनके साथ भोजन भी किया, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा। ये पहल न केवल स्वच्छता कार्यों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कर्मियों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। शेयर मार्केट में गिरावट पर अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले इकोनॉमी से निवेशकों का भरोसा उठ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत के शेयर बाजार में गिरावट का कारण विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकालना बताया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार में अर्थव्यवस्था पर घटते विश्वास को दर्शाता है। यादव के अनुसार निवेश आकर्षित करने के नाम पर किया गया खर्च व्यर्थ है, क्योंकि स्थानीय उद्योग और उत्पादन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की चंदा वसूली भी बाजार को हतोत्साहित कर रही है। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, निवेशक कहीं आज का नहीं, चाहिए भाजपा। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। महाकुंभ के समापन के बाद पीएम मोदी बोले, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करें। सीएम योगी के नेतृत्व को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो चुका है। ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, लेकिन राजनीतिक हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन पर भावुक ब्लॉग लिखते हुए मां गंगा से क्षमा याचना की और सीएम योगी की सराहना भी की। बीजेपी इसे 2027 की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है, जबकि विपक्ष ने अर्थव्यवस्थाओं पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भगदड़ और जल स्वच्छता पर सवाल उठाए। महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और राजनीति का संगम भी साबित हुआ। रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु कर रहे दर्शन, 6 से बढ़ाकर 32 हुई दान काउंटर की संख्या। प्रयागराज महाकुंभ के चलते राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। रोजाना 3.5 से 4 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, जिससे दान भी बढ़ा है। अब हर दिन 15 लाख रुपए चढ़ावे में आ रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए दान काउंटर की 6 से 32 कर दी गई है संख्या। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मार्च तक मंदिर शिखर का निर्माण पूरा हो जाएगा। अब तक 1 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या, प्रयागराज और काशी का त्रिकोण धार्मिक रूप से ऐतिहासिक बन गया है, जो आस्था और विकास का प्रतीक है। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं, आज होगा इसका फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत को लेकर एसआई की 3 सदस्यीय टीम को निरीक्षण करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि रमजान से पहले कोई भी कार्य एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। मस्जिद कमेटी ने दशकों से खुद रंगाई पुताई करने की बात कही, जबकि एसआई ने इसका विरोध भी किया। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने आरोप लगाया कि इसकी आड़ में हिंदू प्रतीकों को मिटाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद संरक्षित इमारत है और अंतिम फैसला एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। जवानों को मेडल के साथ 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम बोले, सुरक्षित कुंभ के लिए बधाई के पात्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जवानों को 10,000 रुपए बोनस, महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। साथ ही जवानों को फेज वाइज 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिलेगी। प्रयागराज में भारी भीड़ के बावजूद पुलिस ने शानदार क्राउड मैनेजमेंट किया। सीएम योगी ने पुलिस बैरकों में सुधार की पुरानी यादें साझा करते हुए जवानों की मेहनत की सराहना भी की। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में पुलिस ने उत्कृष्ट कार्य किया। इस अवसर पर डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और सीएम ने जवानों के साथ भोजन भी किया। जो कभी बहन जी की पूजा करते थे, वो क्यों नहीं दे रहे भाव। बीएसपी के सामने 1 नहीं 1000 चुनौती। एक समय था जब यूपी में दलित वोटर्स बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी दलित आउटरीच कर रही है। सपा पीडीए गठजोड़ से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में नया विकल्प पेश कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए नई चुनौती बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या मायावती अपनी रणनीति से खोया जनाधार वापस पा सकेंगे या दलित वोटर्स नया रास्ता चुनते नजर आएंगे।
भाजपा ने महाकुंभ में नहीं जाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा उनकी आस्था हिंदू त्योहारों में नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव से पहले मंदिरों का रुख करती है। वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया कि वो खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप नहीं धुलेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे हिंदू परंपराओं में विश्वास की कमी बताया और जनता से चुनाव में इसका जवाब देने की अपील भी की। आर्थिक नीति पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साधा निशाना तो भाजपा ने किया पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 90% भारतीय बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उनके विकसित भारत मॉडल ने आम लोगों की जेब खाली कर दी है, जबकि अरबपतियों की संपत्ति बढ़ा दी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस पर पलटवार करते हुए कहा इसे कांग्रेस का बेशर्म झूठ बताया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में गरीबी घटी और प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ने आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। जनता को नागरिक नहीं ग्राहक समझती है बीजेपी सरकार, पीएम मोदी सीएम योगी पर क्यों भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने महाकुंभ को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बना दिया और व्यवस्थाओं की अनदेखी भी की, जिससे भगदड़ हुई। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार मृतकों की सही संख्या नहीं बता रही और श्रद्धालुओं की इच्छाएं अधूरी रह गई। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर आभार जताया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ ये ऐतिहासिक बन गया। अखिलेश ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई पर भी सवाल उठाए और भाजपा की नीति को जनता के खिलाफ बताया। यूपी में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, आम लोगों के लिए कब खुलेगा, यूपीडी ने बताई डेट। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 99% कार्य पूरा हो चुका है और मार्च में इसे जनता के लिए खोलने की तैयारी है। इससे लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे की रह जाएगी। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के लोगों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सेतु निर्माण निगम ने सरयू नदी के कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए हैं। 91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 5,876 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें पेट्रोल पंप, होटल और सर्विस सेंटर भी होंगे, जिससे व्यापार और कृषि विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। यूपी में सभी जिलों के डीएम को दिए गए निर्देश, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर बढ़ाई जाए पुलिस फोर्स। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस निगरानी बढ़ाई गई है। सचल दस्तों के साथ भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अनिवार्य होगी। वहीं निजी स्कूलों को शिक्षकों को ईपीएफ और बीमा की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों को न्यूनतम 13,186 रुपए मासिक मानदेय देना होगा। नकद भुगतान की जगह बैंक खाते में वेतन अनिवार्य किया गया है। सरकार के इस फैसले से निजी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा, मार्च माह में होगा घोषित, अंतिम परिणाम जल्द ही जारी होगी सूची। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 आरक्षी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है और भर्ती बोर्ड जल्द ही सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा। अगले महीने अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच 4,520 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी पद पर प्रोन्नति मिली है। वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए 76 डिग्री कॉलेजों में फ्यूचर स्किल सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए छात्रों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी, 57,000 से अधिक ऊर्जा सखी की तैनाती करेगी सरकार। 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू। सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी तैनात करने का फैसला किया है। मेरठ की 469 ग्राम पंचायतों में 469 ऊर्जा सखियां नियुक्त की जाएंगी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू होगी। ये महिलाएं गाँवों में सोलर सिस्टम को बढ़ावा देंगी और सोलर दीदी कहलाएंगी। हर ब्लॉक में 4 सोलर दुकानें भी खुलेंगी, जहाँ सरकारी दरों पर सोलर उपकरण मिलेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने पर सरकार 30,000 से 78,000 तक का अनुदान दे रही है। सबसे अधिक सोलर सिस्टम लगाने वाले गांव को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। प्राधिकरण के पास नहीं जमीन, हवा में बिल्डर बना रहे थे स्पोर्ट्स सिटी, अब फंसेगी गर्दन।
नोएडा के स्पोर्ट सिटी घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों से सस्ते में ली गई जमीन बिल्डरों को औने पौने दाम पर दी गई, जबकि प्राधिकरण के पास जमीन ही उपलब्ध नहीं थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच हो रही है। बिल्डरों ने फ्लैट और दुकानें बेचकर करोड़ों की कमाई कर ली, लेकिन निवेशकों को फर्जी प्रोजेक्ट में फंसाया गया है। कई खसरों की जमीन बाद में जिला प्रशासन को लौटा दी गई। अब बिल्डर बकाया राशि न देने का बहाना बना रहे हैं, जबकि निवेशक अपने पैसे फंसे होने से परेशान है। मामला कानूनी लड़ाई में उलझ चुका है। गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, जीडीए ने अवैध कॉलोनी और ऑफिस को किया ध्वस्त। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रखते हुए अटौर गांव में 6 बीघा जमीन पर बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजर का कार्यालय भी गिरा दिया गया। विरोध करने वालों को पुलिस बल ने मौके से हटा दिया। वहीं नगर निगम ने मोहन नगर और सदीक नगर में 7 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई। नगर आयुक्त ने कब्जेदारों पर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों के वेतन, मेडिकल और रिटायरमेंट देयताओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई, जिससे निगम कर्मियों को राहत मिलेगी। यूपी में बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 20,000 रुपए दे रही सरकार, जाने आवेदन का तरीका। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना फिर से शुरू कर दी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की बेटियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। योजना की पात्रता शादी की तिथि के 90 दिन पहले या बाद में आवेदन अनिवार्य। शहरी क्षेत्र में सालाना आय 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन शादी अनुदान.upstc.gov.in। लाभार्थियों की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। 10 मार्च के बाद राज्यकर्मियों को लगेगा बड़ा झटका, रुक सकता है वेतन, तुरंत कर लिए जरूरी काम। प्रदेश सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी है। अब तक 85% कर्मियों ने जानकारी दे दी है। तय समय में विवरण न देने वालों का मार्च का वेतन रोक दिया जाएगा। संस्कृत बोर्ड परीक्षा में नकल पर सख्ती के चलते 4,563 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। सीसीटीवी निगरानी और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की सख्ती का असर साफ दिख रहा है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा में भी सख्त निगरानी जारी है, जिससे पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित हो सके। योजना का लाभ लेने में नहीं होगी देर, फाइल पर 1 सप्ताह के भीतर होगा काम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लंबित 56,398 मामलों का निस्तारण 1 सप्ताह में करने का आदेश दिया गया है। MISE विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बैंकों और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत 24 जनवरी को की थी, जिसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपए का बिना गारंटी और ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। बैंकिंग प्रक्रियाओं में देरी को लेकर 5 जिलों के उपायुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभियान से लाखों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। निषाद पार्टी ने अनिल त्रिपाठी को नेता विधानमंडल के पद से हटाया, सियासी हलचल तेज। आखिर क्या है वजह? निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मेहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी को नेता विधानमंडल पद से हटा दिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा निषाद पार्टी गठबंधन के तहत त्रिपाठी को टिकट मिला था और वो जीतकर विधायक भी बने थे। अचानक हुए इस बदलाव को लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद की हार से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पार्टी का कहना है कि ये आंतरिक फेरबदल पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया है। रमेश प्रताप सिंह को नया नेता विधानमंडल बनाए जाने की चर्चा तेज है। संत कबीर नगर में विकास की नई रफ्तार, ओवरब्रिज बनने से जाम से मिलेगा छुटकारा। वाराणसी प्रयागराज जाना अब होगा आसान। खलीलाबाद धनघटा मार्ग के चौड़ीकरण का काम अब जल्द शुरू होगा। धनघटा चौराहे पर ओवरब्रिज बनने से जाम की समस्या खत्म होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 328A के तहत 69 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण 12 मीटर किया जाएगा, जिससे वाराणसी और प्रयागराज का सफर सुगम हो पाएगा। शासन स्तर पर DPR तैयार हो चुका है और केंद्रीय टीम निरीक्षण कर चुकी है। धनघटा में राम जानकी मार्ग और खलीलाबाद धनघटा मार्ग के मिलन बिंदु पर ओवरब्रिज बनेगा। DM महेंद्र सिंह तनवर के अनुसार इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार भी होगा। संभल हिंसा 17 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज, अन्य अर्जियों पर 7 मार्च को होगी सुनवाई। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में शामिल 17 आरोपितों की जमानत याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने हिंसा, पथराव और पुलिस पर हमले का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 79 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अदालत अब तक 47 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी, जिसमें अन्य आरोपितों की जमानत पर फैसला होगा।
2 अप्रैल से होगी गोरखपुर जंक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग, 24 दिनों तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर जंक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग 12 अप्रैल से 4 मई तक होगी, जिससे 100 से अधिक ट्रेनें निरस्त रहेंगी और यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हालांकि इसके बाद ट्रेनों का संचालन तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेनों का नियंत्रण कंप्यूटर माउस के जरिए होगा, जिससे सिग्नल और पॉइंट फेल होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। गोरखपुर नखा जंगल डबल लाइन और 3rd लाइन का संचालन भी शुरू होगा। रेलवे प्रशासन ने डिजिटल सिस्टम और नई सुविधाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे दिल्ली, मुंबई और पुणे की यात्रा आसान हो जाएगी। यूपी के इस जिले में 60,000 से अधिक किसानों को नहीं मिल सकी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। ये रही वजह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रायबरेली में हजारों किसान इस बार भी लाभ से वंचित रह गए, जबकि उनके कागजात दुरुस्त हैं। 60,000 से अधिक किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की कमी के कारण किस्त नहीं मिल सकी। कई किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उप कृषि निदेशक ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने की सलाह दी, जिससे उनकी ई-केवाईसी और आधार फीडिंग पूरी होगी। वहीं पति पत्नी दोनों को लाभ लेने पर रोक लगा दी गई। हरदोई में 5,733 ऐसे दंपति मिले जिनसे वसूली कार्रवाई शुरू हो चुकी है।